डरावनी कहानियों में एक अजीब सी बात है ना? चाहे हम कैंप फायर के पास बैठे हों या देर रात में अकेले हों, हम इन कहानियों की तरफ खींचे चले जाते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि इन रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों में सिर्फ डर ही होता है? या फिर ये हमें असल जिंदगी में सरवाइव करने के बारे में भी कुछ सिखा सकती हैं? चलिए, आज कुछ सच्ची और डरावनी घटनाओं की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि डर हमारे लिए असल में क्या मायने रखता है। ये लाइन एक कहानी के किरदार के पिता ने कही थी, और सच कहूं तो ये हमारी आज की पूरी बातचीत का निचोड़ है। इन कहानियों में असली खतरा किसी भूत प्रेत से नहीं, बल्कि इंसानों से ही होता है। और यही सबसे जरूरी सबक है कि सबसे बड़े खतरे अक्सर हमारी आंखों के ठीक सामने होते हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते। तो चलिए, इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। तो पहला सबक क्या है? देखिए, बड़े खतरे कभी भी एकदम से सामने नहीं आते। असल में ये शुरू होते हैं एक बहुत छोटी, एक अजीब सी फीलिंग से, एक ऐसा एहसास कि यार कुछ तो गड़बड़ है। हम शायद उसे समझा नहीं पाते, लेकिन वो हमें बेचैन कर देता है। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि इन शुरुआती चेतावनियों को पहचानना कितना कितना जरूरी है। देखिए, ये जो अंतर्ज्ञान या गट फीलिंग है ना, ये कोई जादू नहीं है। ये हमारे दिमाग का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। हमारा दिमाग वो 24 घंटे पैटर्न ढूंढता रहता है, और जब कोई चीज़ उस पैटर्न में फिट नहीं बैठती, जैसे मान लीजिए कैंप साइट के पास रात में किसी का अजीब तरह से गुनगुनाना या बर्फ में ऐसे पैरों के निशान जो वहाँ होने ही नहीं चाहिए, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक अलार्म बजाता है। बस यही है वो गट फीलिंग, हमारी पहली लाइन ऑफ डिफेंस। इन कहानियों में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। याद है वो सस्ता आईफोन वाला ऑफर जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था? या फिर जब बेचने वाले ने मिलने की जगह पुलिस स्टेशन से बदलकर एक सुनसान गली में कर दी? ये सब रेड फ्लैग्स हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे उस नकली हाई स्कूल रियूनियन में पूछे जा रहे अजीबोगरीब पर्सनल सवाल, या कैबिन के पास बर्फ में ताज़ा पैरों के निशान जबकि आसपास कोई था ही नहीं। यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे अंदर का अलार्म बजाती हैं और जिन्हें हमें सुनना ही चाहिए। अच्छा, अब समझते हैं कि ये शिकारी लोग काम कैसे करते हैं। वो अक्सर ना एक तय पैटर्न, एक प्लेबुक फॉलो करते हैं। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं होती। ये अपने शिकार पर काबू पाने के लिए एक सोची समझी चाल होती है, और इन कहानियों से हम उनकी इस पूरी प्लेबुक को समझ सकते हैं। ये रणनीति 4 स्टेप्स में काम करती है। सबसे पहले, अपने टारगेट को सबसे अलग थलग करना, जैसे आईफोन वाले केस में खरीदार को एक सुनसान सड़क पर बुलाना। दूसरा, हमारी शराफत और विनम्रता का फायदा उठाना। हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं और वो लोग इसी बात का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, हमारी बाउंड्रीज को टेस्ट करना। वो छोटी छोटी हरकतें करके देखते हैं कि हम कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, जैसे रूममेट का कहना कि बेडरूम का नया ताला आज ही हटना चाहिए। और आखिरकार चौथा स्टेप, पूरी तरह से कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना। ये लाइन, अरे ये तो इस टैक्टिक का बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। सोचिए, एक बूढ़ी औरत मदद मांग रही है। उसे मना करना कितना मुश्किल लगता है ना? ये सीधे सीधे हमारे सोशल प्रेशर पर हमला है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बड़ों की मदद करो, और यहाँ इसी भावना को घर में घुसने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। यह हमारी शराफत का फायदा उठाने का एक क्लासिक केस है। तो यहाँ असली मुद्दा वो ताला था ही नहीं, असली मुद्दा था कंट्रोल का। जब इस लड़की ने अपनी सेफ्टी और प्राइवेसी के लिए वो ताला लगाया, तो उसने एक बाउंड्री बनाई। रॉब का तुरंत ये मांग करना कि ताला हटाया जाए, ये उसकी तरफ से एक साफ संदेश था, तुम्हारी बाउंड्रीज की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ नियम मैं बनाता हूँ। ये एक बहुत बहुत बड़ा रेड फ्लैग था, जो दिखा रहा था कि वो इंसान रिस्पेक्ट और प्राइवेसी की जरा भी परवाह नहीं करता। अब आता है वो हिस्सा जहां असली जंग हमारे दिमाग के अंदर चल रही होती है। ये एक तरफ हमारे लॉजिकल दिमाग और दूसरी तरफ हमारी गट फीलिंग के बीच की लड़ाई है। हमारा दिमाग चीजों को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है, अरे कुछ नहीं है, सब ठीक है, जबकि हमारा दिल, हमारी गट फीलिंग चिल्ला रही होती है कि भागो। ये स्लाइड हमारे अंदर की उस लड़ाई को दिखाती है। हमारा दिमाग कहता है, अरे उसकी कार ही तो खराब हुई है, मैं इतनी दूर आया हूं, मुझे मदद करनी चाहिए। जबकि अंदर से आवाज आती है, ये एक जाल है। तर्क कहता है, वो तो बस एक बूढ़ी औरत है। लेकिन गट फीलिंग कहती है, यहां कुछ बहुत गलत है। और यही लड़ाई है जो अक्सर हमें खतरे में डाल देती है, क्योंकि हम अपनी गट फीलिंग पर ही शक करने लगते हैं। आईफोन वाली कहानी में जब हालात बहुत अजीब होने लगे, तो दोस्त मार्टिना ने दिमाग से नहीं, अपनी गट फीलिंग से काम लिया। उसने बहस नहीं की, उसने कोई लॉजिक नहीं लगाया, उसने बस अपनी गट फीलिंग पर भरोसा किया। उसने महसूस किया कि यहाँ कुछ बहुत बहुत गलत है और फौरन एक्शन लिया। उसकी वो एक चीख ने शायद उन दोनों की जान बचा ली।
ये एक जबरदस्त उदाहरण है कि अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना कितना जरूरी हो सकता है। तो इन सब भयानक कहानियों से हम सीखते क्या हैं? हम अक्सर डर को एक नेगेटिव इमोशन की तरह देखते हैं, कोई ऐसी चीज जिससे बचना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर हम इसे एक अलग नजरिए से देखें? ये कहानियां बताती हैं कि डर सिर्फ हमें डराने के लिए नहीं है, ये हमें बचाने के लिए है। ये असल में हमारा बिल्ट इन सर्वाइवल सिस्टम है, एक अलार्म सिस्टम जो हमें खतरे से पहले ही आगाह करता है। तो मतलब निचोड़ क्या है इन सब का? हर कहानी में एक ही पैटर्न बार बार दिखता है। जब भी कोई किरदार अपनी गट फीलिंग को नजरअंदाज करता है, हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं। लेकिन जब वो इस अजीब एहसास पर भरोसा करके एक्शन लेते हैं, जैसे मार्टिना का घर जाने पर अड़ जाना या उस नकली रियूनियन से चुपचाप निकल जाना, वो बच जाते हैं। डर हमारा दुश्मन नहीं है, दोस्त है। ये एक सिग्नल है जिसे हमें सुनना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमने चेतावनी के संकेतों को देखा, शिकारियों की रणनीतियों को समझा और तर्क और गट फीलिंग के बीच की लड़ाई को भी देखा। लेकिन अगर इन सभी भयानक अनुभवों को सिर्फ एक आइडिया में समेटा जाए तो वो क्या होगा? इन सभी किस्सों से मिलने वाला वो आखिरी और सबसे जरूरी सबक क्या है? ये उस लड़के की कहानी का आखिरी वाक्य है जिसे स्कूल से किडनैप किया गया था। यहाँ कोई शायद नहीं है, ये एक पक्की बात है। उस भयानक सिचुएशन में उसने अपने डर को सुना, उसने 911 डायल किया और उस एक फैसले ने उसकी जान बचा ली। यही अंतिम सबक है। हमारी गट फीलिंग एक गिफ्ट है, डर हमारा प्रोटेक्टर है, और जब हमारा अंदर का अलार्म बजता है तो उसे सुनना और उस पर एक्शन लेना जिंदगी और मौत के बीच का फर्क हो सकता है। याद रखिए, किसी और को खुश रखने से ज्यादा जरूरी अपनी सेफ्टी है।